यूजीसी नेट लॉ में जो यूनिट नंबर 3 आती है उसका नाम है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसमें जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है वो है इंटरनेशनल लॉ, डेफिनेशंस, नेचर एंड बेसिस। तो आज की वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे हर नेशन कंट्री अपने लिए अलग अलग लॉज बनाती है और वो जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है उस कंट्री के अंदर। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा नेशंस का, कंट्रीज़ का कोई भी इन्वॉल्वमेंट आता है तो वहाँ पर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ लगता है। जब दो या दो से ज़्यादा नेशंस इन्वॉल्व होंगे या फिर दो या दो से ज़्यादा नेशंस के सिटीजन्स या फिर कोई सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व होगा, वहाँ पर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आता है। देन जो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि इंटरनेशनल लॉ वर्ड जो है वो सबसे पहले यूज़ किसने किया था। तो उनका नाम है जर्नी बेंथम। तो ये नाम याद रखना है कि इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था वर्ड, जर्नी बेंथम ने। अब इसमें जो सबसे पहले डेफिनेशन वाला टॉपिक है उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है प्रोफेसर ओपेनहेम की। इन्होंने जो लॉ ऑफ नेशन है और या इंटरनेशनल लॉ भी जिसे हम बोलते हैं उसको बताया था कि एक बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशन रूल्स है और उनको लीगली कंसिडर किया जाता है, लीगली बाइंडिंग होते हैं ये जब आपस में दो सिविलाइज्ड नेशंस कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी काम कर रहे होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये आप कीवर्ड से याद रख सकते हैं। एक तो नाम याद रखना है आपको जूरिस्ट का, और इन्होंने ऐसे पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन दे देंगे और फिर ऑप्शंस में 4 जूरिस्ट का नाम होगा, उसमें से आपको बताना होगा कि ये वाली डेफिनेशन कौन से जूरिस्ट ने दी थी। तो कस्टमरी और कन्वेंशन रूल्स ये कीवर्ड से याद रख सकते हैं इनकी डेफिनेशन। देन जो सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो है ब्रेडली की डेफिनेशन। इन्होंने कहा था कि द लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन which are binding upon civilized states in their relation with one another। तो ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखनी है डेफिनेशन और किसने ये डेफिनेशन दी थी। इसको भी आप कीवर्ड से याद रख सकते हैं कि जो ब्रेडली की डेफिनेशन है उसमें कीवर्ड है बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन। देन थर्ड जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो है ग्रे डेफिनेशन, ग्रेस की डेफिनेशन। इन्होंने कहा था इंटरनेशनल लॉ is the name of the body of rules which according to the usual definition regulate the conduct of state in their intercourse with each other। तो इन्होंने भी सिमिलर से डेफिनेशन दी थी जो ओपेनहेम ने दी थी ऊपर, बट इसको कीवर्ड से याद रख सकते हैं, रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट। देन नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्टार्क की डेफिनेशन। इन्होंने भी यही बोला था इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज बॉडी ऑफ लॉ which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which state feel themselves bound to observe and therefore do commonly observe in their relation with each other, and it also includes the rules of law relating to the functional of international institution organize their relation with each other and their relation with state and individual, and certain rules of law relating to individuals and non-state entities so far as the right and duties of such individual and non-state entities are the concern of the international community। तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन दी थी वो स्टार्क ने ही दी थी, और इतनी बड़ी डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं और ना ही ये पूरा स्टेटमेंट कभी पूछा जाता है, बट इसमें ये याद रखना है कि इन्होंने सिर्फ स्टेट को, पूरी की पूरी कंट्री को ही इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं माना था बल्कि इंडिविजुअल्स को भी इन्वॉल्व किया था। बाकी की जो हम ऊपर वाली डेफिनेशंस पढ़ रहे थे उसका जो मेन उन डेफिनेशंस का मेन फोकस कंट्री और नेशन पे था पूरे, उन्होंने इंडिविजुअल्स की बात नहीं की थी। बट स्टार्क की डेफिनेशन में इन्होंने इंडिविजुअल्स को भी सब्जेक्ट मैटर माना है। अगर स्टेट और इंडिविजुअल्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होती है तो वो भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनेगा अगर दो कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है तो ये 4 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये 4 डेफिनेशन में आपको जूरिस्ट के नाम और उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी उसके कीवर्ड से याद रखना है। फिर इसमें ही आगे जाके सेकंड टॉपिक आता है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब जो इंटरनेशनल लॉ है उसके नेचर पर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग जो है व्यूज़ हैं कुछ जूरिस्ट के। कुछ जूरिस्ट इसको मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है, बट सम जूरिस्ट ये भी बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली में लॉ नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का कोई भी इन्फोर्सिंग एंटिटी नहीं है, इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। या फिर अगर तुमने इन्फोर्स, जैसे बाकी के जो लॉज होते हैं जैसे कंट्री में हमारे आईपीसी में जो लॉ है, अगर वो नहीं किसी ने फॉलो किए कुछ रूल्स तो उनको पनिशमेंट दी जाती है, उनको जेल में डाला जाता है। बट इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ में ये जो सैंक्शन होते हैं, पनिशमेंट वाले प्रोविजंस नहीं होते हैं। इसकी वजह से कुछ जूरिस्ट ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली में लॉ नहीं है, बट ये सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है। तो वही देखते हैं हम, जैसे जो ऑस्टिन का व्यू था, ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ क्या होता है, लॉ एक कमांड है सॉवरेन की और इन्फोर्स करवाई जाती है सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी के,
और जो अट्रैक्ट करती है अगर उसे फॉलो नहीं करेंगे तो सैंक्शन मतलब कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी। बट इंटरनेशनल लॉ में ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कि कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी, सैंक्शन, ये मिसिंग होता है। तो इस वजह से जो ऑस्टिन है वो इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते बट सिर्फ एक पॉजिटिव मॉरलिटी मानते हैं। इसी के साथ साथ ऑस्टिन के साथ साथ 3 जूरिस्ट और हैं जो इसको लॉ नहीं मानते हैं। उनका नाम है पफनड्रॉफ, थॉमस और हॉब्स। तो इन चारों जूरिस्ट का नाम याद रखना है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ को कौन से जूरिस्ट थे जिन्होंने इन लॉ नहीं माना। तो इन चारों जूरिस्ट का उसमें ऑप्शन होगा और इस पर आपको मार्क करना होगा। अब सेकंड व्यू आता है, वो आता है ओपेनहेम का व्यू। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को लॉ माना है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग किसी भी लॉ में कुछ 4 मेन चीज़ें होती हैं। एक कम्युनिटी होगी जो उसे फॉलो करती है, बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं, कॉमन कंसेंट, जो कम्युनिटी है वो कंसेंट देती है कि हाँ हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर एक एक्सटर्नल पावर भी होती है उन रूल्स को इन्फोर्समेंट करवाने के लिए। तो जो ओपेनहेम थे उनके अकॉर्डिंग ये चारों चीज़ें इंटरनेशनल लॉ में होती हैं, क्योंकि भले ही वो प्रॉपर पनिशमेंट वाले प्रोविजंस नहीं है, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता तो उस पर तब भी कुछ सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे बाकी की कंट्रीज़ को बोला जा सकता है कि अब अगर कोई फॉलो नहीं कर रही है, जैसे यूएन चार्टर को कोई फॉलो नहीं कर रही है कंट्री, तो उसके साथ आप ट्रेड मत करो। तो उस पर इस तरीके के पॉलिटिकल सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इस वजह से ये एक इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ है बट इट इज़ अ लॉ। अब इसमें जो लास्ट आता है टॉपिक वो है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ में हम 3 थ्योरीज़ देखेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि जो ह्यूगो ग्रूटस हैं उनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है। एक तो ये याद रखना है कि कौन है फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ह्यूगो ग्रूटस। दूसरा इनकी एक बुक का नाम याद रखना है, जो इनने 3 बुक लिखी थी, 3 बुक्स ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। ये नाम से पूछा जाता है कि ये बुक किसने लिखी थी, और इसका ये जो लैटिन टर्म है वो भी याद रखना है, डी ज्यूरे बेली एक पैसिस लिबरी ट्रेस। अब आती हैं इसकी थ्योरी। सबसे पहले थ्योरी आती है नेचुरलिस्ट थ्योरी, जो पफनड्रॉफ ने दी थी, और इन्होंने कहा था कि जो लॉ ऑफ नेशन है वो पार्ट है नेचर का ही, और इंटरनेशनल लॉ एक बेसिक नीड है किसी भी सारी कंट्रीज़ को। जैसे एक पीसफुल तरीके से सर्वाइव करने के लिए हमें इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से ये नेचर का ही पार्ट है। जो सेकंड इसकी थ्योरी आती है वो है पॉजिटिविस्ट थ्योरी, और ये थ्योरी दी थी बायनर-कुर्शुक ने। ये नाम तो नहीं पूछा जाता बट इसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं। जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो लॉ है वो पार्ट ऑफ नेचर नहीं है, बल्कि ये ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है। और ये पहले जैसे कोई भी लॉ होता है, पहले कस्टम होता है, फिर कस्टम बाद में जा कर के लॉ बन जाता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ के साथ हुआ, और इस थ्योरी में जो कस्टम है उसको एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी माना गया था इंटरनेशनल लॉ का। जो लास्ट थ्योरी आती है वो है इक्लेक्टिक स्कूल। इसमें इन दोनों ही थ्योरीज़ का, जो ऊपर थी नेचुरलिस्ट थ्योरी और पॉजिटिविस्ट थ्योरी, एक तरीके से इन दोनों का ही ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें दोनों ही व्यूज़ को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी गई और बोला कि ये पार्ट ऑफ नेचर भी है और इसको ह्यूमंस ने भी बनाया। दोनों ही लॉज का, दोनों ही जो ऊपर वो पॉइंट ऑफ व्यू थे उसका कॉम्बिनेशन। तो थर्ड टॉपिक में जो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ था उसमें बस ये 3 थ्योरीज़ याद रखनी है। ह्यूगो ग्रूटस का नाम याद रखना है जो फादर थे इंटरनेशनल लॉ के, और उनकी बुक का नाम रखना है 3 वॉर्स ऑन दी लॉ ऑफ पीस एंड वॉर पर। लास्ट में एक बार एक ओवरव्यू देख लेते हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा। जैसे सबसे पहले फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन थे, ह्यूगो ग्रूटस थे। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लॉ वर्ड यूज़ किया था बेंथम ने। डेफिनेशंस पढ़ी, फिर हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ी। टोटल हमने जो 6 डेफिनेशंस पढ़ी थी उनके कीवर्ड्स में ये लिखा हुआ है, इसको इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। जैसे ओपिनियन के लिए कीवर्ड था बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशन रूल, ब्रेडली के लिए था बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ग्रे के लिए रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स। इसी तरीके से कीवर्ड्स याद रख सकते हैं जिससे डेफिनेशंस ईजिली याद हो जाएंगी। फिर नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ में देखा था कि कौन इसको इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ मानता है और कौन नहीं मानता। तो इसमें हमने जूरिस्ट के नाम देखे थे, ऑस्टिन, थॉमस हॉब्स, पफनड्रॉफ, और जो ट्रू लॉ मानते हैं उन जूरिस्ट का नाम है ओपेनहेम। हमने बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखा जिसमें हमने 3 थ्योरीज देखी, नेचुरलिस्ट थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी और इक्लेक्टिक थ्योरी। बस फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें यही सब इम्पॉर्टेंट था जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 2, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यूजीसी नेट लॉ